नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया है। बीजेपी नई ऊर्जा से भरी हुई है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान ये बातें कही हैं और कहा कि एमपी का बीजेपी से एक विशेष लगाव है। कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्य बनाया था। बीजेपी ने एमपी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। कांग्रेस के पास भविष्य की सोच नहीं है। भारत के खिलाफ कांग्रेस की सोच है। कांग्रेस को विकास का काम पसंद नहीं है। कांग्रेस को भारत की उपलब्धियां पसंद नहीं है। गरीबी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश में देखिए चुनाव होने हैं और उससे पहले बेहद अहम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश का ये दौरा, जहां पर भोपाल वो पहुंचे और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में बिल का समर्थन किया है। यानी महिला आरक्षण बिल का समर्थन घमंडिया गठबंधन ने सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में किया है। ये प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया। विकसित भारत से विकसित मध्य प्रदेश की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने अपने संबोधन के दौरान विपक्षी गठबंधन INDIA पर जमकर निशाना साधा। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। यानी जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली है कि इन्होंने MP में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। MP में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कुनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को, समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। यहां के युवाओं ने कांग्रेस के जमाने की खराब कानून व्यवस्था नहीं देखी। यहां के युवाओं ने इस दौर की खस्ता हाल सड़कें नहीं देखी। यहां के युवाओं ने अंधेरे में जीने को मजबूर गांव और शहर नहीं देखे। अपने हर कार्यकाल में भाजपा ने MP को नई ऊर्जा के साथ नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया है। और चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर आ रही है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण किया गया है। 63 फीट की भव्य मूर्ति का अनावरण किया गया है। दिल्ली में शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका अनावरण करेंगे। माफिएगा, दरअसल ये अनावरण आज होना है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण होगा।
63 फीट की भव्य मूर्ति का अनावरण दिल्ली में शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दिल्ली में शाम 5 बजे पीएम मोदी अनावरण करेंगे। तिरसठ फीट की भव्य प्रतिमा का अनावरण आज किया जाना है। प्रधानमंत्री मोदी इसका अनावरण करेंगे। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पीएम मोदी कई कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और इसी के तहत आज शाम को दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा का पीएम नरेंद्र मोदी अनावरण करेंगे। प्रतिमा को बनाने वाले शिल्पकार राजेश भंडारी ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जयंती है, जिसके मौके पर आज खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में 63 फीट ऊंची जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति है उसका लोकार्पण करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ राजेश भंडारी जी हैं, जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया है। सबसे पहला सवाल कि किस किस चीज़ों से मिलाकर ये मूर्ति बनाई गई और कितना समय लगा? इस मूर्ति में ब्रॉन्ज मेटल, जैसे हम मिक्स मेटल में कॉपर है, इसमें 85%, 15% में लेड टिन एंड जिंक है। ये मिश्र धातु से बनी हुई मूर्ति है और इसे बनाने में हमें करीब 8 से 10 महीने का समय लगा। इसके अलावा बात करें तो कितने लोगों की ज़रूरत इस मूर्ति को बनाने में लगी आप? इसमें मेरे साथ में करीब 20 कारीगरों ने इसमें साथ में काम किया है। आपको कब पता लगा कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद इसका उद्घाटन करेंगे, खुद लोकार्पण करेंगे, और कैसी अनुभूति आपको हो रही है? मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है और क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद एक आने वाले जनरेशन को संदेश देना चाहते हैं और जो पंडित दीनदयाल जी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अनुरूप प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि आने वाले जो यंग लोग हैं वो उनके प्रिंसिपल्स को देखें, समझें और ज़िंदगी में कुछ कार्य करें जिससे कि देश प्रगति की ओर जा सके। शाम को पीएम नरेंद्र मोदी अनावरण करेंगे, इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? तैयारियां सारा मूर्ति के लिए जो एक कार्यक्रम होगा जिसमें आने के ऊपर पहले एक शिला पट्टिका है जिसका अनावरण करेंगे, फिर उसके बाद में पुष्पांजलि का कार्यक्रम करेंगे प्रधानमंत्री जी, और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी का कुछ जो आए हुए सारे लोग होंगे उनको संबोधित करेंगे। क्या आपने भी उन लोगों को भी बुलाया है जिन लोगों ने आपकी मदद की इस मूर्ति को बनाने में? हाँ, मेरे साथ में है कुछ लोग जी। क्या ऐसी कोई सूचना कि प्रधानमंत्री उन लोगों से भी मिलेंगे? मिलने चाहिए, ऐसा कुछ है, मतलब इन्फॉर्मेशन कि हमने हर जगह देखा है कि पीएम उन लोगों से मिलते हैं। जी हाँ, ऐसी उम्मीद है कि उनसे मिलेंगे। जिन लोगों ने भी यहाँ पे काम किया है उनसे मिलेंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। चलिए बात करते हैं राहुल गांधी के मिशन छत्तीसगढ़ की। मिशन छत्तीसगढ़ पर एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी रहेंगे। राहुल गांधी बिलासपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना का भी शुभारंभ इस दौरान किया जाएगा और कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां बिलासपुर में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का वो शुभारंभ करेंगे। राहुल गांधी बिलासपुर के परसदा में ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ करने के साथ ही आवास न्याय सम्मेलन में भी शामिल होंगे। इस मौके पर योजना के 1,30,000 हितग्राहियों को 25-25 हजार रुपए की पहली किश्त की राशि भी वितरित की जानी है। साथ ही राहुल गांधी मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के 500 हितग्राहियों को 1-1 लाख रुपए के मान से 5 करोड़ की राशि का वितरण करेंगे। सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत, राज्य की कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष
दीपक बैज विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। तो मिशन छत्तीसगढ़ पर हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ में भी देखिए साल के अंत में चुनाव होना है और ऐसे में मिशन छत्तीसगढ़ की कमान जो है राहुल गांधी संभाल रहे हैं। आज बिलासपुर में वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी का ये तीसरा छत्तीसगढ़ दौरा है। सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, चुनावी मोड पर है अब पार्टियां। वहीं 2024 आम चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। लखनऊ में ओबीसी मोर्चा की सोशल मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ओबीसी समाज चट्टान की तरह बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है और 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट जीतकर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने में मदद करेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है। 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति है और जो संसद का विषय है वो संसद में लोकसभा अध्यक्ष जी देखते हैं, संसद के बाहर उसे चर्चा का विषय जो बना रहे हैं वो शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। जो भी गलत बोला गया उसके लिए हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने स्वयं सदन में माफी मांगी। वह शब्द प्रयोग जो किए गए उसे लोकसभा अध्यक्ष जी ने कार्रवाई से निकाल करके बाहर कर दिया और पार्टी ने उनको नोटिस दे दिया। उसके बाद ये विषय समाप्त हो जाता। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के पिसावा गांव में बीते रविवार को एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो उत्तर प्रदेश के मौजूदा प्रशासन की कार्यशैली पर आपके भरोसे को और पुख्ता कर देगा। असल में यूपी पुलिस की सक्रियता से सहमे नूर हसन, देवराज, मुनिराज समेत 65 हिस्ट्री शीटर रविवार को थाने पहुंचे और भविष्य में कोई भी अपराध न करने की शपथ ली। साथ ही कहा कि हम पुलिस का सहयोग करते हुए आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों की खबर भी देंगे। विगत 36 घंटे से जनपद में अभियान चलाया जा रहा है कि जितने भी हिस्ट्री सीटर्स हैं जो मजारिया सक्रिय हैं उनकी निगरानी कर ली जाए, उनकी चेकिंग कर ली जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे एसएचओ, क्षेत्राधिकारी, जो निरीक्षक हैं, कांस्टेबल सब लोग निकले हुए हैं और प्रत्येक एचएस की निगरानी की जा रही है। उसी के आलोक में थाना पिसावा में उनके जो 65 मजारिया एचएस थे, आज वो लोग थाने पर आए थे और उन लोगों ने एसएचओ के सामने शपथ लिया, फॉर्म भर के दिया उसमें कि हम भविष्य में क्राइम नहीं करेंगे और मैं अपने घर पर रह के खेती बढ़िया मैं बिना बिजनेस व्यापार में करता रहूँगा। इसी तरह से अन्य जो जनपद के 27 थाने और है वहाँ पर भी ये कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं और वो सारे एचएस थाने पे आके अपनी अटेंडेंस दे रहे हैं और उनकी निगरानी होकर अपने घर जाके आराम से वो खेती बाड़ी वगैरह अपने काम में मुलविस हो रहे हैं। तो ये देखिए, एक साथ 65 हिस्ट्री शीटर्स ने ये कसम खाई है कि वो भविष्य में अपराध नहीं करेंगे। सीतापुर में ये नजारा देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सनातन पर सियासी घमासान के बीच एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। राजधानी दिल्ली में साधु संतों ने प्रदर्शन किया है। सनातन विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है और प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में साधु संतों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। पिछले कुछ समय से जिस तरह से सनातन विरोधी
बयानबाजी हो रही थी। इसे लेकर साधु संतों में नाराजगी देखने को मिली और देश की राजधानी दिल्ली में साधु संतों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सनातन विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है साधु संतों के द्वारा और इस प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। देखिए, कई राजनेताओं के द्वारा सनातन के विरोध में जो टिप्पणियां की गईं, इसी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए साधु संतों ने राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। स्टालिन के बयान के बाद से पूरे देश भर में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में भी जो प्रदर्शन की तस्वीर है इस तरीके की आपको सबसे पहले तो मैं दिखा दूं, हजारों की संख्या में सड़कों पे जो साधु संत हैं, महंत हैं, वो लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद से तमाम लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और ये पूरा जो प्रदर्शन है आज आप लोग कर रहे हैं, सनातन को बार बार बदनाम करने की कोशिश होती है, लेकिन सिर्फ प्रदर्शन आप लोग करते हैं क्या? अभी कोई और आप लोगों ने रास्ता आयाम तैयार किया, आगे क्या करेंगे? तमिलनाडु भवन भी आप लोगों को पहुंचना था। देखिए, आज जो सनातन धर्म का ये आप देख रहे हैं विरोध, ये कोई छोटा नहीं है। आज अगर हमारी बात को सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो तमिलनाडु सरकार गवर्नर से भी मिलेंगे और उसके पश्चात इसको जन जागरण के रूप में लेकर के आएंगे, क्योंकि सनातन धर्म हमें जीना सिखाता है। सनातन धर्म हमें अपने यात्रा को बताता है कि आपका जीवन कैसा है। और ये जो विधर्मी लोग हैं, कहते हैं जैसे खावे अन्न उन्हें समझ नहीं आ रहा, जैसे खावे अन्न वैसा होए मन। उन विधर्मियों के अहंकार जो बोल रहा है वो नहीं बोल रहे हैं, उनका अहंकार बोल रहा है, जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि तुम भी इस धरती पे जन्म लिए हो और सनातन धर्म न तुम्हारे कहने से खत्म होगा, ना आज तक कभी खत्म हुआ है। एक और सवाल है, राजधानी दिल्ली में भी रामलीला इस बार होगी, कहा जा रहा है कि वहां पर पुतला लगाया जाएगा, पुतला दहन भी करेंगे। बिल्कुल, जितनी भी धार्मिक कार्यक्रम होंगे, रामलीला ही नहीं, उन सब में ऐसे आतताइयों का बिल्कुल पुतला लगाएंगे और वहीं पर जिस दिन रावण का पुतला फूकेंगे उस दिन इनका पुतला फूकेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आपको बता दें, खालिस्तान को लेकर एनआईए एक्शन मोड में आ चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में एनआईए ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। दिल्ली में 5 से 6 अक्टूबर को ये अहम बैठक होगी। खालिस्तानी गतिविधियां, टेरर एक्टिविटीज और गैंगस्टर्स पर सख्त कार्रवाई को लेकर एनआईए ने यह बैठक बुलाई है, जिसमें एनआईए चीफ, आईबी चीफ, रॉ चीफ सहित राज्य के एटीएस प्रमुख शामिल होंगे। इस दौरान पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में खालिस्तानी गैंगस्टर गतिविधियों की कमर तोड़ने की तैयारियां की जाएंगी। दिल्ली में 5 से 6 अक्टूबर को यह अहम बैठक, खालिस्तान को लेकर एक्शन मोड में है एनआईए। खालिस्तान को लेकर एनआईए एक्शन मोड में है और दिल्ली में एनआईए की ओर से यह अहम बैठक बुलाई गई है, जो कि 5 से 6 अक्टूबर को होगी। आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर, दलित वोट बैंक पर अब बीजेपी की नजर है। दलितों में पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी का बस्ती प्लान, कल से शुरू होगा बस्ती संपर्क एवं संवाद अभियान। प्रदेश भर में दलित बस्तियों में जाएंगे बीजेपी नेता। अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया के नेतृत्व में यह अभियान चलेगा। लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताएंगे और फीडबैक लेकर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। तो देखिए, दलित वोट बैंक पर अब बीजेपी की नजर है। दलित बस्तियों में बीजेपी के जो नेता हैं वो जाएंगे। दलितों में पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी का ये बस्ती प्लान है। कल से शुरू होगा बस्ती संपर्क एवं संवाद अभियान। प्रदेश भर में दलित बस्तियों में जाएंगे बीजेपी नेता।
और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम ने तब्दीली की है। पहली बार ठेके पर चलेंगी इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसें। बसों के लिए लाई जा रही है अनुबंधित बस योजना 2023। परिवहन निगम प्रधान प्रबंधक ने ऑफिसर से सुझाव मांगे हैं और पत्र जारी कर रोडवेज ऑफिसर से 3 दिनों में सुझाव मांगे गए हैं। तो 3 दिन के अंदर सुझाव मांगे गए हैं। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम ने तब्दीली की है। पहली बार ठेके पर चलेंगी इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसें। उधर मथुरा में शहर कोतवाली पुलिस और स्वात टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर कोतवाली क्षेत्र से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें सपा नेता और पार्षद मुन्ना मलिक लीडर बताया जा रहा है। मामले में एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि मुन्ना मलिक का साथी रवि साइबर कैफे और जन सेवा केंद्र संचालित करता था, जो आने वाले ग्राहकों के आधार कार्ड और अंगूठे की पॉलीमर निशानी बनाकर अंतरराज्यीय साइबर अपराधियों और राशन डीलर्स को दिया करता था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।